सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, क्लास 11th है बच्चों, आज से स्टार्ट हो रही है, आज उसकी पहली क्लास है ये। तो आज की क्लास में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के बारे में, यानी कि बेसिक गणित के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। बच्चे सबसे पहले कुछ बातें आप समझ लो कि ये चैप्टर आपके गणित में बुक में कोई चैप्टर नहीं है जो आज को स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ। ये आपको फिजिक्स में भी काम करेगा, केमिस्ट्री में भी काम करेगा और मैथ में तो काम करेगा ही। क्योंकि देखो, फिजिक्स जब पढ़ाएंगे टीचर तो आपको मैथ वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, वहाँ भी थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह अभी से यूज़ होगा। जो चीज़ हम मैथ में 12th में पढ़ेंगे वो चीज़ फिजिक्स में अभी से केमिस्ट्री में यूज़ होगी। तो वो न तो केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो इसलिए आपको हम ही बता दें अभी से कि ये बेसिक मैथ है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ में तीनों जगह यूज़ होगी। इसको आपको बेसिक मैथ में समझ के चलना है। बात समझ रहे हो? तो आज स्टार्ट हम कर रहे हैं बेसिक मैथ। तो आप लगा लीजिए हेडिंग बेसिक मैथ, बेसिक मैथ, बेसिक मैथ्स। अब देखो, ये कोई चैप्टर नहीं है गणित का अलग से, ये लेकिन इस्तेमाल होगा हर चैप्टर में। मैथ में भी हर चैप्टर लगभग इस्तेमाल हो कई जगह ये, और फिजिक्स में इस्तेमाल होगा, केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होगा। ठीक है। अब देखो, जो चीज़ हम मैथ में 12th में पढ़ेंगे वो चीज़ फिजिक्स में केमिस्ट्री में अभी से बीच में आ जाएगी, तो उसको अलग से पढ़ाया जाएगा बीच में। इसलिए हम पहले ही बता देना इसको कि आप थोड़ा बहुत बेसिक मैथ समझे रहो। जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टॉपिक है, ये 12th में आपको पढ़ाए जाएंगे, और 12th में सेकेंड बुक में इंटीग्रेशन है। तब तक फिजिक्स तो खत्म हो जाएगी, 11th के 12th के भी लगभग मैक्सिमम पार्ट। तो तब तक जो यूज होगा मैथ का, तब तक कहाँ सीखोगे? तो उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है अलग से उसको। ठीक है, बेसिक मैथ डाल दो, और उसका ये लेक्चर नंबर 1 है जी। लेक्चर 1 यानी क्लास 1 है ये। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में, संख्या रेखा के बारे में। देखो, संख्या रेखा, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। देखो, नंबर लाइन कुछ इस प्रकार से आपकी बनती है। नंबर लाइन ये है, संख्या रेखा है भाई, है ना। ये क्या है? नंबर लाइन है। अब देखो, अब इस नंबर लाइन में संख्या रेखा पर ये होता है एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। ठीक है जी, जानते हो आप। अब इस एक्स के बीच में क्या होता है? जीरो। क्या होता है? जीरो, यानी कि शून्य होता है। शून्य कैसा है? एक न्यूट्रल नंबर है। कैसा नंबर है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उदासीन है। उदासीन, उदासीन जानते हो आप? उदासीन मतलब जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इसका मतलब ये होता है। बोलो, कोई समस्या है यहां तक? जीरो क्या है? उदासीन। उदासीन मतलब ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव। इतना समझ लोगे ना? ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, इसे न्यूट्रल कहते हैं। उदासीन संख्या जीरो होती है। जीरो को ना तो हम पॉजिटिव मानते हैं और ना ही नेगेटिव मानते हैं, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। कभी कभी जीरो को हम पॉजिटिव में ले लेते हैं, अलग बात है, वो बताया जाएगा कब आना है। ठीक है। अब देखो, लेकिन जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, उदासीन संख्या है, इसको आपको याद रखना है। अब देखो, जीरो के राइट में दाएं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं, +1, +2, है ना जी, +3, +4 एंड सो ऑन, है ना। और यहां इधर जाएगा प्लस अनंत तक कहानी है। इधर कहां चलेगी? लास्ट में
प्लस अनंत तक। और अगर ध्यान दोगे तो 1 और 2 के बीच में √2 भी एक नंबर है, अपरिमेय संख्या √2। बात समझ रहे हो? कहाँ होता है √2? कहोगे 1 और 2 के बीच में। और भी परिमेय संख्या है, जैसे यहाँ पर 1/2 भी है फ्रैक्शन में, देख लो तो 1 और 2 के बीच में है ना, 1/2 भी है। मतलब ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं। और इधर क्या होगा? -1 0 के लेफ्ट में बाईं तरफ, -1 -2 -3 -4, और इधर लास्ट में क्या होगा? माइनस अनंत। बोलो क्या होगा? माइनस अनंत। कोई समस्या है यहां तक किसी को? अब देखो 0 के राइट में पॉजिटिव संख्या है, तो ये जो संख्याएं हैं 0 के राइट में, ये वाली संख्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक संख्याएं। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्याएं। ठीक है। और जो 0 के नेगेटिव में है, ये 0 के लेफ्ट में, 0 के बाईं ओर, उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। बोलो इतनी बात समझ में आई? कोई समस्या है जी? तो भैया 0 के दाईं ओर जो संख्याएं होती हैं धनात्मक संख्याएं होती हैं, और 0 के दाईं ओर जो होती है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। सब आप पहले से जानते हो, लेकिन शुरुआत कहानी है तो आपको समझ के चलना है, ये कहानी होती है। अच्छा, जैसे मान लो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इसमें देखो एक संख्या अल्फा है, एक संख्या बीटा है। तो ये बताओ अल्फा और बीटा में कौन बड़ा होगा? अल्फा और बीटा में कौन बड़ा होगा? तो कहोगे जो संख्या रेखा पर दाईं तरफ होगी वो बड़ी होती है। वैसे देखो दाईं मतलब जो संख्या इधर होगी उधर वाले से बड़ी होगी ना। जैसे बोले कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो कहोगे 3 बड़ा है, जो उधर है दाईं तरफ है। -2 3 -2 में कौन बड़ा है, तो कहोगे -2 बड़ा है, जो दाईं ओर है। यानी कि ये संख्या रेखा है। अब 0 कहाँ है पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे बीटा बड़ा होगा अल्फा से, ये हम कंफर्म है, श्योर है। बोलो हाँ या ना? मतलब संख्या रेखा पर आप ये देखो कि कौन सी संख्या दाईं ओर है। जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ वाली से बड़ी होगी, बस। मतलब जो दाईं ओर है बड़ी होगी, बीटा बड़ा होगा अल्फा से, 100% श्योर। देख लो नंबर लाइन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो नंबर लाइन पे अगर कंपैरिजन के लिए आ जाए, 0 आपको ना बताएगा। मान लो पूछ ले कौन बड़ा इसमें, कौन छोटा, तो कुछ नहीं, परेशान नहीं होना, जो दाएं तरफ है वो बड़ा होगा, बस सीधी बात है। वैसे भी देख लो नंबर लाइन के हिसाब से, क्योंकि नंबर लाइन है तो आपको इसको सजाए होगे बढ़ते क्रम में, आप वैसे भी है ना। जैसे इसमें लिखा है, इसे पूछ ले हम कोई भी नंबर कौन बड़ा, जैसे मान लो -1 0 में कौन बड़ा? 0 बड़ा, 0 बड़ा है, 0 उस साइड है। -4 और -3 में कौन बड़ा? -3 बड़ा भाई, है ना। मतलब जो नंबर दाईं तरफ है बड़ा होता है वो। क्लियर? कोई समस्या किसी को यहां तक है? बोलो जी। अल्फा छोटा है बीटा से, है ना, यानी बीटा बड़ा है अल्फा से। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहली बात हमने की नंबर लाइन संख्या रेखा, जिसमें हमने कहा बीच में उस पे 0 होता है। 0 एक न्यूट्रल है, उदासीन संख्या है, ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक 0 होता है। ठीक है। 0 के राइट में धनात्मक संख्याएं होती हैं, 0 के लेफ्ट में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अच्छा, इसमें ये पूरे रियल नंबर है। कैसे संख्याएं? वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें बहुत सारे अनंत संख्याएं बीच में हैं, लिख नहीं रहे हैं। जैसे कि हम कह दें कि -1/2 इन दोनों के बीच में है। ठीक है। अब जैसे यहां पे हम बात करें 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 7/2 भी है। ठीक है, फ्रैक्शन। 30 संख्याएं हैं यहां पर, लेकिन हमने कुछ अभी दिखाया है बस समझने के लिए। बोलो बात समझ में आएगी? ये हो गई नंबर लाइन की थोड़ी सी जानकारी, इसको आप नोट कर लो। अगर यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। बोलो ठीक है जी। अब हम बात करें कुछ सिंबल की। देखो गणित में कुछ सिंबल भी यूज होते हैं, तो लिखेंगे
सिंबल यूज्ड, सिंबल यूज्ड मतलब इसमें मैथ में आपके कुछ सिंबल यूज होंगे। अब वो सिंबल जो है अभी नहीं, पूरी मैथ में यूज होंगे, तो उन सिंबल को हमें ध्यान से समझ लेना है अभी से, है ना, क्योंकि बीच बीच में हर बार तो बताया नहीं जाएगा। अभी ध्यान समझ लो कि सिंबल जो यूज होंगे गणित में उसका मतलब क्या होता है। सिंबल माने प्रतीक, कुछ प्रतीक हैं जो आपके गणित में यूज होंगे, उसको आपको याद रखना है। जैसे यहां पे हम उसका नाम दे रहे हैं, जैसे पहला सिंबल है भाई, बनता है क्या, उसका नेम यानी कि नाम, अच्छा इसको इंग्लिश में लिख दें, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, नेम, इधर उसका सिंबल लिख देते हैं, इधर इसका यूज लिख देते हैं, ठीक है, यूज उपयोग। देखो अब ध्यान रखना इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। अब देखो यार, पहला सिंबल हम बता रहे हैं आपको, नेम, जैसे मतलब डार्क सर्कल एक होता है डार्क सर्कल। भाई डार्क सर्कल हो नहीं जो आंखों में पड़ जाते हैं, है ना, कुछ लोग तो ऐसे समझ लेंगे, है ना, अलग बात है, तो वो वाली बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ और सिंबल की बात हो रही है। देखो डार्क सर्कल का सिंबल भैया ये होता है, ये, ठीक है, डार्क सर्कल। इसका मतलब ये होता है जब किसी संख्या को हमारे आंसर में इंक्लूड करना होता है। अभी समझ लो, लिख लो बस, जब यूज होगा तब समझ में आएगा, है ना, क्या बता रहे हैं। यूज खतरनाक होगा, देखने रहो इसको बस, है ना। तो लिखो, जब लिखोगे जब किसी संख्या को उत्तर में यानी कि आंसर में लेना हो तो, ठीक है ना, हो तो लिख लो, मतलब समझ लो, इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये डार्क सर्कल इस तरह बनेगा, गाढ़ा गोला समझ सकते एक तरह का हिंदी में, ठीक है, इसको हम लोग डार्क सर्कल ही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हिंदी पे नहीं जाना हमें, ठीक है। तो जब किसी संख्या को उत्तर में लेना हो तो इसका यूज करेंगे। When any value is included in your answer, बात समझो इंग्लिश में, तब इसका यूज करेंगे हम, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल थोड़ी देर रुको बताएंगे अभी, है ना। अब देखो, एक होता है हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल, हॉलो सर्कल। भैया हॉलो सर्कल क्या होता है, तो इसको देखो, इसका सिंबल ये होता है, ये इस प्रकार से, कैसा, देखो इस प्रकार से, हॉलो, हौले हौले से हो जाएगा प्यार हो बली है, समझ रहा हो कि नहीं, बस हॉलो मतलब ऐसे रहेगा। तो लिखोगे जब किसी संख्या को उत्तर में ना लेना हो तो इसका उपयोग होगा, ठीक है ना। ना लेना हो, इतना लिख लो, बहुत है ना, तो हटा दो यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना। बात समझ में आई, सुनो फिर से एक बार समझ लो, यूज एग्जाम्पल में करेंगे, है ना। तो डार्क सर्कल कब लगाएंगे, जब किसी संख्या को उत्तर में लेना हो, जब किसी संख्या को अपने उत्तर में लेना है तो वहां पे हम डार्क सर्कल का उपयोग करेंगे। हॉलो सर्कल का उपयोग क्या करेंगे, कहोगे जब किसी संख्या को उत्तर में ना लेना हो। मान लो जो कोई नंबर है उसको आंसर में हमें नहीं लेना, हटाना है आंसर से,
तो वहां हॉलो सर्कल लगाएंगे, है ना। अब ये हॉलो सर्कल मतलब आप समझ सकते हो, खोखला गोला लिख सकते हो, ठीक है, हिंदी में लिखना है तो आपको, बात समझ रहे हो। अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ठीक है ना। ये कितने पॉइंट हो गए आपके, 2 पॉइंट हो गए ना। अब लिखेंगे अगला पॉइंट ओपन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, बात समझ रहे हो। ओपन ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट, देखो इसका सिंबल ये होता है भाई, इसको हम लोग कहते हैं छोटा ब्रैकेट, है ना, छोटा कोष्ठक। हिंदी में चाहे तो लिख लो, इसको भी हम बोल दे रहे हैं छोटा, हाँ, कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। अच्छा, इसका इस्तेमाल कब होगा, तो कहोगे जैसे इसमें लिखा है, जब इसमें मान लो ऐसे लिखा है छोटा ब्रैकेट में a कामा b, इसका मतलब ये है कि आपको a और b को नहीं लेना है, उसके बीच का केवल संख्या लेना है बस। जैसे मान लो हम कह दें 9 कामा 13, छोटा ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 9 13 नहीं लेना है, इसके बीच की संख्याएं लेना है बस, इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो ध्यान देना, जब a व b के बीच की संख्याएं लेना हो, बात को समझो गहराई से, जब a व b के बीच की संख्याएं लेना हो, नोट में लिख लो ब्रैकेट में a व b को नहीं, a व b को नहीं, तब इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, छोटे कोष्ठक का। बात समझ में आई भाई। छोटा ब्रैकेट में a व b मतलब क्या होता है, जब a व b के बीच की संख्याएं लेना हो, a व b को नहीं, तब इसका इस्तेमाल करेंगे। जहां छोटा कोष्ठक लग गया समझ जाना कि इसको नहीं लेना है, ये दोनों नंबर नहीं आएंगे, इनके बीच की संख्याएं आएंगी जो होंगी बीच में। अच्छा, एग्जांपल यहां दिखा दे रहे हैं इसका एक ठू, जैसे 4 और जैसे मान लो 3 कामा 7 आए, तो इसका मतलब इसके बीच में जो संख्या आएंगी, इसको नहीं लेंगे, इसके बीच का लेना है, इसके बीच का लेना है। बात समझ रहे हो, अब समझ में आ गया ना। हाँ, अब देखो भैया इसके बाद आता है क्लोज्ड ब्रैकेट। क्या आता है, क्या आता है एक, तो कहोगे इसके बाद एक आता है क्लोज्ड ब्रैकेट। हाँ, क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको कहते हैं बंद कोष्ठक। बंद कोष्ठक का इस्तेमाल कहां करेंगे भाई, तो कहोगे ये क्लोज ब्रैकेट ऐसे लगता है a कामा b, अब की बार ये कब लगाएंगे, तो कहोगे जब a और b को भी लेना है और इसके बीच में भी लेना है, मतलब जब बंद कोष्ठक लग गया ना, तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच के भी नंबर को लेना है और इसको भी लेना है। बात समझ रहे हो ना, a और b को भी लेना है, इसके बीच में नंबर को लेना है। लिखोगे जब a व b के साथ, जब a व b के साथ उनके बीच के सभी संख्या को लेना हो। बोलो, बात समझ में आई। जब a व b के साथ उनके बीच की सभी संख्या को लेना हो, मतलब जैसे इधर लिखा है क्लोज ब्रैकेट 3 कामा 7, तो इसका मतलब अब क्या हो गया, अब 3 को भी लेना है, 7 को भी लेना है, इसके बीच में भी सबको लेना है। बात समझ रहे हो। तो जब कभी ऐसा नंबर आएगा
तो फिर इस तरह ब्रैकेट का यूज़ करोगे आप। मतलब आपको कोई आंसर देना है, उसमें 3 भी आंसर में है, 7 भी है, उसके बीच के सब हैं, तो कैसे लिखना सीखोगे? तो इस प्रकार लिखोगे फिर वहाँ पे, है ना। बात समझ रहे हो? मतलब अभी हम कोई सवाल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल में जो चीज़ यूज़ होगी उसे पढ़ रहे हैं, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे युद्ध करने से पहले युद्ध अभ्यास होता है कि नहीं। मान लो गन मशीन चलाना नहीं आता, ले कूद गए मैदान में, तो सामने वाला खुद रेल देगा तुम्हें। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो पहले चलाना सीख लो, है ना, तभी हथियार दिखाए जा रहे कि ये सब हथियार हैं अलग अलग, इसका इस्तेमाल हम सवाल में करेंगे। और अगर सवाल पहले शुरू कर दो तो बिना हथियार की जानकारी के, तो भाई यूज़ कहाँ करना है यही नहीं पता होगा, सवाल कैसे कर पाएंगे फिर हम। तो पहले हथियार की जानकारी ज़रूरी है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सभी हथियार इस्तेमाल कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, ये सब हम देख रहे हैं। बात समझ रहे हो आप? अब देखो, लिखो करली ब्रैकेट एक होता है। क्या होता है? करली ब्रैकेट। भाई करली ब्रैकेट यानी आप उसको मझला ब्रैकेट कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं? मझला कोष्ठक। ये वाला देखे हो ना, ये वाला कोष्ठक। देखो इसका इस्तेमाल कब करेंगे? जब कुछ मान को लेना है या हटाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ मान को, है ना, कुछ वैल्यू को, कुछ नंबर को लिखेंगे जब कुछ संख्या को लेना या हटाना हो तो अच्छा, तो इसका उपयोग होगा, जान गए हो ना, इतना लिखो, ठीक है। जब कुछ संख्या को लेना या हटाना हो, मतलब जब कुछ संख्या को अपने आंसर में हम लेना चाहें या फिर हटाना चाहें। बोलो, बात समझ में आई? मतलब कुछ संख्या को हम चाहते हैं कि अपने उत्तर में ले लें और कुछ को अपने उत्तर से हटा लें। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो जी। अब एक सिंबल होता है यूनियन का। क्या होता है? यूनियन का। देखो यूनियन का मतलब होता है कंबाइन, संयोजन। ये यू जैसा दिखता है, इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिलन। क्या कहते हैं? सम्मिलन। देखो ये सिंबल ऐसे बनता है, यू, बड़ा सा यू बनेगा, ठीक है, यूनियन बनेगा। इसका मतलब होता है संयोजन। क्या होता है? संयोजन, संयोग करने के लिए, मिलान, है ना, संयोजन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करने के लिए। जैसे मान लो अगर कहीं लिखा है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी, ए और बी, और माने अथवा होता है, ठीक है ना, ए अथवा बी, मतलब या तो ए या तो बी या दोनों, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी यूज करेंगे, समझ में आया कैसे यूज होगा। अभी सबका नाम समझ लो कहाँ इस्तेमाल होगा, ये थोड़ा सा आइडिया हो जाए। यूनियन कहाँ इस्तेमाल करेंगे जी? तो कहोगे जैसे मान लो हमें इसको मतलब संयोजन, कंबाइन करना होता है, कंबाइन, जोड़ना, है ना। जैसे ए यूनियन बी लिखा है, इसका मतलब होता है या तो ए, समझ लो, या तो बी या दोनों, ठीक है, या तो ए। जैसे कह दो हमें सोनाक्षी चाहिए या जो है, बोलो, अच्छा बहुत तेज हो रहा है बालक, है ना, या तो हमें सोनाक्षी चाहिए या तो कृति सेनन, है ना, कह दो। इसका मतलब ये है या तो सोनाक्षी चलेगी या तो कृति सेनन चलेगी या दोनों चलेंगे। दोनों वाले में जा रहे भाई, है ना, बस समझ रहे हो कि नहीं? मतलब या तो ये या तो ये या दोनों, और का मतलब यूनियन मतलब ये होता है, ठीक है ना। कोई समस्या है? इतना नोट कर लिए? बोलो जी, इतना नोट कर लो पहले ध्यान से, फिर आगे बढ़े हम लोग, ठीक है जी। अब देखो अगला सिंबल, इसको मिटाते हैं पहले, ऊपर इसको नोट कर लिए ना, ऊपर वाला
ध्यान से नोट कर लो, ये सारे जरूरी सिंबल हैं, इसको यूज करेंगे अभी हम सवाल में। अभी युद्ध की तैयारी हो रही है, बात समझ रहे हो कि नहीं, युद्ध की तैयारी हो रही है। अब देखो अगला सिंबल है इंटरसेक्शन का, लगाओगे आप इंटरसेक्शन का। देखो अगला जो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होता है, तो कहोगे सर्वनिष्ठ। क्या होता है हिंदी में? सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। इसका सिंबल होता है इस तरह से, उल्टा यू। क्या होता है? उल्टा यू। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है उभयनिष्ठ। क्या? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। जैसे मान लो ए इंटरसेक्शन बी लिखा हो कहीं पे, इसका मतलब ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है ना। ए और बी, ये और बी में उभयनिष्ठ। बात समझ रहे हो? ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में जो कॉमन हो उसको लिखना है। बात समझ में आएगी? ए और बी में जो उभयनिष्ठ हो उसकी बात हम कर रहे हैं। बोलो कोई समस्या है यहां पर? अब देखो अगला, इसको मिटा रहे अगले वाले हम, क्योंकि अब इसी में हमको सब बताना है आपको। अब ध्यान दो, इसके बाद एक सिंबल आएगा आपका बिलोंग्स टू। क्या आएगा? बिलोंग्स टू। देखो एक आएगा भाई बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है हिंदी में का अवयव। ये सिंबल ये होता है, ये वाला बिलोंग्स टू, ये इस तरह। ठीक है ना? देखो सिंबल इससे बनेगा बिल्कुल। अब तुम्हें देखो नए नए सिंबल दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब होता है, अब जैसे लिखा है, अब यहां देखो समझो ध्यान से, जैसे लिखते हैं हम कि x बिलोंग टू, x बिलोंग टू। अब x बिलोंग टू मतलब ये जिसमें से आया है उसका लिखेंगे, समूह है। यहाँ क्या होगा ब्रैकेट के अंदर? यहाँ ओ होगा जिसमें से ये x निकाले हो। अभी बोलते हैं x कहाँ से है, तो कहोगे x जो है, अगर एक्चुअल बात करें तो x अंग्रेजी वर्णमाला से आया है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला। हम इसको नंबर के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी समझो इसका मतलब क्या है। मतलब x कहाँ से है, तो अंग्रेजी वर्णमाला से है, तो x बिलोंग टू अंग्रेजी वर्णमाला। बात समझ में आई? यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला लिखा जाएगा, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट से है ना भाई, ये इंग्लिश अल्फाबेट से ही तो x आया है। होगी ना सर, x तो हमारी वैल्यू है ना, वो अलग बात है। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं? इतनी बात समझ सबको आ गई जी? देख लो ध्यान से। तो ये सिंबल है, आपको बेसिक सिंबल है। अभी बहुत सारे सिंबल और भी हैं, आगे बताए जाएंगे, है ना, थोड़ा थोड़ा, जिससे डाइजेशन भी खराब ना हो हमारा, थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इतना पहले आप नोट कर लो, समझ लो, कोई समस्या बताओ यहाँ तक। अब इसके बाद आप लगाएंगे हेडिंग नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या लगाएंगे भाई? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। बात समझ रहे हो? नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ध्यान दो आप, इसका मतलब हिंदी में क्या है? संख्या रेखा पर निरूपण करना। ठीक है, संख्या रेखा निरूपण, संख्या रेखा निरूपण कहते हैं इसको, संख्या रेखा निरूपण। अब जो आपने क्लास 9 तक पढ़ा है, 10 तक, उससे थोड़ा अलग बताया जाएगा रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहाँ इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा, जैसे टाइप 1 देखो। अब तुम्हें यहाँ टाइप किसा बता रहे हैं भाई? टाइप 1, टाइप 1 देखो क्या है,
तो कहोगे सर जी टाइप 1 में आप क्या बताएंगे, तो हम बता रहे हैं देखो टाइप 1 में आपको जब कह दे कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन इक्वल टू b है, ये वाली टाइप हमारी है पहली, यानी x का मान a या a से बड़ा है 0 और b या b से छोटा है, मतलब देखो एक रिप्रेजेंटेशन ए बी है तुम्हारी। अब देखो इसको हम तुम्हें 3 तरीके से लिख के दिखाते हैं। अभी पहले इसको दिखाते हैं, इसके एग्जांपल भी लेंगे। जैसे मान लो ये लिखा है हमेशा इधर वाला छोटा होगा, लेफ्ट वाला बताए हैं पीछे भी, लेफ्ट वाला में छोटा नंबर होता है। तो मान लो इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो मान लो ये दिखा दिए ए और ये बी। अब देखो अभी हमने कहा जब ए या बी को लेना है तो वहां कैसा सर्कल लगाएंगे, डार्क या हॉलो? आज बताए, देखो यूज हो गया, बताया ना यूज करेंगे अभी। बताओ अभी आज ही बताए हैं कि जब ए या बी को लेना है तो उसके ऊपर कैसा सर्कल लगाएंगे, डार्क सर्कल। कैसा सर्कल? डार्क सर्कल। ए और बी पे दोनों को डार्क सर्कल लगा दिए, देखो ऊपर, मतलब इन दोनों को लेना है और इसके बीच में सबको लेना है। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे देखो, ये है लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से लिखा था, इसको हमने नंबर लाइन के हिसाब से लिख दिया, संख्या रेखा के हिसाब से। अब इसको हम ब्रैकेट के हिसाब से भी ले सकते हैं। ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन देख लो इसी को, तो कहेंगे ऐसे क्लोज ब्रैकेट ए से लेकर बी तक। देखो ये वाली बताए थे आज, जब ए और बी को लेना हो तो क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे दोनों तरफ। देख लो इसका मतलब ए को भी लेना है, बी को भी लेना है, इसके बीच के सारे नंबर देखो इन सभी को लेना है, इसलिए जोड़ दिए पूरा। मतलब यहां से लेके यहां तक सबको आंसर में लेना है, मतलब यहां से लेके यहां तक जितने नंबर लाइन पे है सबको लेना है, सबको बोलो, सबको लेना है। इतना समझ में आ गया ना? अब देखो इसका एग्जाम्पल, अभी तो ये एक अल्फाबेट पे कहानी घूम रही थी, अब इस पे उदाहरण करते हैं। सारी बात उदाहरण से ही क्लियर होगी, बोलो बात समझ में आई जी? उदाहरण देखो भाई, जैसे लिख दिए हम x की वैल्यू 3 से लेकर 5 तक लेना है। अब इसको आपको इन तीनों ब्रैकेट में, मतलब तीनों रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। लेस देन ग्रेटर देन के हिसाब से लिखा है, ये क्वेश्चन दिया है, इसको नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करो, इसको आप ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में दिखाओ। देखो ये सब एक आंसर का पार्ट है, कोई सवाल नहीं है, अभी सवाल तो शुरू होगा आगे कहानी। अभी केवल सिखा रहे हैं कि ऐसा अगर आ जाए तो कैसे लिखोगे उसको, है ना? नहीं पता लगा लिखना इस तरह पेल दिए छोटा वाला ब्रैकेट तो मामला गड़बड़ा जाएगा फिर ना, आंसर दूसरा आ जाएगा। हाँ, एक गलती से जहां मिलना था 4 नंबर वहां 0 नंबर मिल जाएगा, है ना, और कॉम्बिनेशन में तो -1 मिल जाएगा, कट भी जाएगा तुम्हारा एक अंदर से। हाँ, कॉम्बिनेशन नेगेटिव मार्किंग होती है, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अब देखो इसको भाई नंबर लाइन पे दिखाना है रिप्रेजेंटेशन। देखो इसका मतलब ये है कि ये 3 है और ये 5 है ना? क्या 3 और 5 को लेना है, मतलब x का मान 3 से बड़ा और बराबर है। देखो इक्वल भी लगा, इक्वल मतलब होता है 3 के बराबर भी हो सकता है, 3 के बराबर भी हो सकता है। जब 3 हो सकता है तो मतलब 3 को लेना है, तो 3 के ऊपर कैसा सर्कल आएगा, डार्क सर्कल आएगा। 3 के ऊपर कैसा सर्कल आएगा, डार्क सर्कल आएगा। ये बताओ 5 को लेना है क्या? कहोगे हाँ सर 5 के ऊपर भी इक्वल है, मतलब 5 को भी लेना है, इसके ऊपर भी डार्क सर्कल आएगा। क्या इनके बीच में भी लेना है? तो कहेंगे बहुत सही, हाँ सर सब लेना है, 3 के अंदर भी सब लेना है, इसको जोड़ दो लाइन ऐसे, मतलब 3 से लेकर 5 तक सब हमारा आंसर है। इसका मतलब ये बता रहे हैं हम, बात समझ में आ रही है ना? अब देखो आगे, ये नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया। अब भैया अगर थोड़ी देर के लिए आपसे पूछे हम कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, x की वैल्यू क्या क्या है, तो बोलो क्या होगी? x की वैल्यू क्या क्या है? 3 और बोलो 4 और 5, बस इतना है? बोलो हाँ या ना? तो जवाब होगा कि ये गलत है। क्या है? गलत है, ये आंसर आपका गलत है। क्यों? रीजन बताते हैं, देखो ध्यान देना। देखो ये सब रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब वास्तविक संख्या को दिखा रहे हैं। कक्षा 10 में आप चैप्टर 1 पढ़ के आए हो वास्तविक संख्या। भैया किसी भी 2 नंबर के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इसका सही जवाब होगा x बराबर
3 तो ठीक है भैया, 3 के बाद बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 3.1, 3.001, 3.0, 3.2 भी है ना? बात समझ रहे हो? 4 तो है ही है, 4 के बाद भी बहुत सारी संख्याएं हैं, उसके बाद जाके कहीं 5 आया है। बात समझ रहे हो? मतलब ये कितनी संख्याएं हैं? तो कहोगे ये भैया अनंत संख्याएं हैं। आपका जवाब देखो केवल 3 संख्या आया था, वास्तव में कितनी है? ये अनंत संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? अनंत संख्याएं हैं। बोलो, बात समझ में आई? ये भाई उत्तर सही है आपका। बोलो, बात समझ में आई? तो देखो गलती मत करना, जब इस नंबर लाइन में लिख रहे हो ना, इसका मतलब होता है इसके बीच अनंत संख्याएं हैं, इसके बीच अनंत संख्याएं भैया। 3 के बाद 3.1, 3.01, 3.00 के सब तो है ना, ये सब कहाँ गायब थोड़ी हैं इसमें। बात समझ रहे हो? हैं, यानी कि इसको अगर हम ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन में लिखे तो लिखेंगे क्लोज ब्रैकेट 3 से लेके 5, मतलब 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, इसके बीच का भी नंबर लेना है। बात समझ में आई? देखो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन समझ लो और इसका मतलब भी समझ लो कि 3 और 5 के बीच केवल एक संख्या 4 नहीं है भैया, उसके बीच अनंत संख्याएं हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? 3 और 5 के बीच में अनंत संख्याएं हैं, ठीक है? इसमें √10 भी है। √10 की वैल्यू कितना होती है? 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग वाला भी तो यहाँ नंबर है, 3 पॉइंट कुछ भी जो होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अनंत संख्याएं होती हैं दो संख्या के बीच में। क्लियर है मामला यहाँ तक? बोलो, कोई दिक्कत है जी? अच्छा ये बताओ, जैसे हम कहते हैं आपसे, एक उदाहरण और देख लो, एग्जाम्पल दूसरा, जैसे लिखते हैं हम 2 कामा x की वैल्यू 2 से लेकर के 3 तक है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसको नंबर लाइन पे ऐसे दिखाएंगे, 2 ये, 3 ये, 2 को लेना है डार्क सर्कल, 3 को लेना है डार्क सर्कल, उसके बीच का सब लेना है डार्क सर्कल। ये हो गया, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ लेना है। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर x की वैल्यू आपसे कहें तो कितनी वैल्यू आएंगी? 2, और भैया 2 आएगा, उसके बाद 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, है ना? इस तरह से लेकर बहुत संख्या आएंगी, लास्ट में 3 आएगा। अनंत संख्याएं हैं। किसी भी दो संख्या के बीच में, लगातार संख्या 2 और 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके बीच अनंत वास्तविक संख्याएं हैं, है ना? अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसको अगर ब्रैकेट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2, 3। इसका मतलब 2, 3 तो लेना है, ठीक है, लेकिन इसके बीच भी अनंत संख्याएं हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग टू, ऐसे लिखेंगे इसको, x बिलोंग टू 2 से लेकर 3 क्लोज ब्रैकेट। बात समझ रहे हो ना? देखो ये तीनों रिप्रेजेंटेशन समझो, हाँ, नहीं तो इसका मतलब तुम कहीं गलती से कुछ और लिख के चले आए, मामला गलत हो जाएगा, है ना? 3, 5 लिखा है, इसका मतलब 3, 5 लेना है, और उसके बीच केवल 4 नहीं, उसके बाद उसके बीच अनंत संख्याएं हैं वास्तविक। अब समझ में आ गया ना? बोलो, कोई समस्या है जी? देख लो ध्यान से यहाँ तक। ये टाइप 1 समझ गए जी? बोलो, टाइप 1 को देखना, देख लो ध्यान से, लिखना कैसे लिखते हैं इसको हम। यहाँ तक कोई समस्या हो, दुख दर्द हो तो बताओ जी। बोलो वाला, कोई समस्या है? लिख लिए? अब देखो, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चे देखो, आज जो बातें बताई गई हैं आपको ध्यान से इसको नोट्स बढ़िया बना लो, सुंदर, है ना? उसमें आपको नोट कर लेना है, कलरफुल पेन का यूज़ करना है, आपको हाइलाइटर का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया सुंदर नोट्स बनानी है, जिससे आपको कम से कम 2 साल तो पढ़ना ही है ना, 11th 12th, है ना? तो इसलिए बहुत बढ़िया नोट्स बनाना है। इसको देखो 12th में भी यूज़ होगा, ये सारे टॉपिक जो आप बताए जा रहे हैं इसको 12th में यूज़ करेंगे हम लोग, 12th में भी 11th में भी। और ये केवल मैथ का पार्ट हम नहीं बताएंगे आपको यहाँ पे हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबको डील करेंगे, सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, गणित में जितनी मैथ इस्तेमाल होती है तीनों सब्जेक्ट में, बेसिक उतना हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।